महाराष्ट्र में चुनाव है। ऐसे में प्रदेश के सभी नेता चुनावी फ्रंट पर पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो नेता इस वक्त मौजूद हैं वो चुनावी फ्रंट के साथ साथ पर्सनल फ्रंट यानी कि निजी जीवन में भी खुद को मजबूत रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिशान सिद्दीकी। जिशान भाई, आपने इस कठिन घड़ी में हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरे रहे होंगे। जी, पिछले कुछ दिन जो हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ समय में वो उसकी भरपाई हो पाएगी, पर ऐसा समय है जिसमें चुनाव भी है, तो मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी, मेरे पापा हमेशा यही चाहते कि जो उनकी लड़ाई है वो जो अधूरी रही है वो अब मुझे लड़नी है। तो इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ मेरे लोगों के लिए, और मेरे पिताजी पापा जो है मेरे हमेशा मुझे गाइड करेंगे और उसी राह पे मैं चलूँगा। जब ये पूरा हत्याकांड सामने आया उसके बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी कि आखिर बाबा सिद्दीकी वहाँ क्या करने गए थे, जिशान के ऑफिस में क्या गए थे। अगर आप सीक्वेंस बता पाए, उस दिन क्या वो आपके साथ मीटिंग के लिए आए थे या वहाँ कोई प्रोग्राम था उसको अटेंड करके आपके पास आए थे? देखिए, मेरे ऑफिस में पापा ज़्यादा नहीं आते थे। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है कुल मिला के 15 बार आए होंगे मेरी ऑफिस में, पर इलेक्शंस आ रहे थे और उसके नेक्स्ट दिन पे, ये चीज़ सैटरडे रात को हुई, संडे को हमारी बहुत सारी ओपनिंग्स थी, तो पापा आए थे, हमें वो डिस्कस करने था कि कैसे ओपनिंग्स होगा। और मैं तो ऑफिस में ही था और मैं हाल ही में मुझे लगता है सुबह 5 बजे तक ऑफिस तक मैं बैठता हूँ, तो वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, मैं अपनी ऑफिस में बैठता हूँ। घर पे तो हमें हमेशा मिल के बात ही करते रहते हैं। हमेशा हमारा था कि रात को 2 घंटा विदाउट फोन्स में और पापा बात करते थे कमरे में। मगर ऑफिस में जब वो आए थे तो वो एंटी चेम्बर में बैठे थे, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरी मीटिंग्स ख़त्म कर रहा था। फिर हम डिस्कस किए कि आने वाली जो ओपनिंग्स है उसके बारे में हमने बात की। फिर मैं कुछ खाने के लिए गया, मैंने कहा कि मुझसे आपसे कुछ काम है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ काम नहीं है बेटा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जाके आता हूँ, मैंने एक मीटिंग ख़त्म की, मैं गया तो देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मैं उनको बोला मैं अभी जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कार्यकर्ताओं से बात करके फिर मैं देखो घर पे मिलूँगा बेटा। मैंने ठीक है। तो मैं उधर से गया, मेरी गाड़ी बस ऑफिस के लग के थी, तो थोड़े लोग थे, 100-150 लोग थे जो ऑफिस के बाहर मिलने आए थे, साइन वाइन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो क्योंकि नहीं तो क्या है कि जब घर जाने के समय कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो मैं गया बस उधर, मैंने एक मिनट दूर एक रेस्टोरेंट थी, उडुपी, एक साउथ एक इडली की जगह थी, तो उधर इडली मंगाई, दूसरी चीज़ ऑर्डर करने जा रहा था। तो मेरा एक साथी मेरे साथ था, दानियाल, उसको फ़ोन आया कि, और उसने कहा कि बाबा भाई पे फायरिंग हुई है। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ, मेरी चप्पल भी मैंने निकाली थी, तो मैं नंगे पैर भागा ऑफिस की तरफ। तब ये मेरी भी जो सिक्योरिटी और मेरे साथी थे वो मेरे पीछे आए और मुझे पकड़ के मुझे गाड़ी में रखा। उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं वो किसने मारी है, कौन है, आप गाड़ी में बैठो। तो मुझे तो सब याद ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है फिर मैं कैसे अस्पताल पहुंचा। तो अस्पताल पहुंचा तो बहुत खून था पापा का, देख रहा था, तो लोग डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने मम्मी आई, बहन आई, फैमिली आई। फिर थोड़े टाइम में डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं हमारे साथ नहीं है। कहा जाता है कि वो जो गाड़ी लगी थी वहाँ पे, बाबा सिद्दीकी जब भी आपके ऑफिस आते थे तो गाड़ी वहीं पार्क करते थे, आपकी गाड़ी ऑफिस के ठीक सामने पार्क होती थी। ये भी क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने रेकी की होगी कि वो गाड़ी दूर पार्क कर? पापा हमेशा अपनी गाड़ी किसी भी ऑफिस के बाहर नहीं पार्क करते थे। उनका एक लहजा था काम करने का कि जब वो ऑफिस से बाहर आए तो वो थोड़ा लोगों के साथ चल के जाए। वो पुराने लीडर्स हमेशा ऐसा करते कि लोग के साथ चल के जाए और गाड़ी से जाए, और मेरी हमेशा गाड़ी के पार्क बाजू में रहती थी और मुझे कहते थे गाड़ी तू दूर पार्क किया करना, तो मैं कहता था हाँ मैं करूँगा। मैं गाड़ी ऑफिस में तो ठीक है, तो वो गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करते थे। पर उस दिन जो मैंने समझा कि मैं तो उस समय था नहीं, मैं निकल गया था 2 मिनट पहले, तो मैंने समझा, तो उन्होंने कहा कि वो चल के आए, गाड़ी आई और फिर वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तब वो उन्होंने गोली चलाई। वो वहाँ तक पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, उसके पहले खबरें आने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें है। आपको लगता है कि ये आपको आश्चर्यचकित करता है? 100% आश्चर्य करते हैं, क्योंकि पापा हॉस्पिटल नहीं पहुँचे और
लोग चला रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और आपकी इतनी इंटेलिजेंस है तो आपको पता होना चाहिए था कि अटैक होने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं तो एक बेटे की तरह ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर इतना ही लोग प्रिपेयर्ड थे तो फिर आपको क्यों नहीं पता चला कि ये अटैक होने वाला है और 1 महीने से रेकी की जा रही है। कोई धमकी, जैसे बातें आ रही थी कि धमकी मिली थी, उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी, उनको या आपको कोई धमकी इस तरीके की मिली? मुझे और मेरे पिताजी को, मेरी फैमिली को कोई धमकी नहीं आई थी और जो ये है वो फॉल्स है। हाँ, सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी, 100% की थी, बहुत बार की थी, क्योंकि पहले भी पापा की सिक्योरिटी थी अच्छी खासी, पर फिर वो कम हो गई, फिर बढ़ी। तो जो 2 गार्ड थे पापा के, दूसरा गार्ड हमेशा जल्दी चले जाता था, तो हमने ये भी बोला था कि दूसरा गार्ड अगर रखना है आपको 12 घंटे के लिए तो दूसरे 12 घंटे के लिए कीजिए। आपको भी थ्रेट था, वो आपको भी निशाना बनाना चाह रहे थे, जो शूटर्स आए थे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, आपके पास क्या जानकारी? ये जानकारी मुझ पे भी है कि मुझे भी बोला गया कि दोनों को बाद में आए थे, इसीलिए मेरे ऑफिस में आए थे, क्योंकि पिताजी मेरे ऑफिस में ज्यादा आते भी नहीं थे। अगर ऐसा कुछ प्लान करना था तो वो उनकी ऑफिस में करते, और मेरी ऑफिस के बाहर तो हमेशा बहुत भीड़ भी होती है। उस दिन तो दशहरा भी था, शरबत बट रहा था, पिताजी घर जाके खाना खाने वाले थे, मम्मी रुकी थी घर पे। तो ये जो चीज़ हुई है, तो मुझे तो यही लगता है कि आपको भी पता है, मतलब पिताजी के मित्र हो के पापा मुझे कितना प्यार करते थे, तो मुझे लगता है जाते जाते भी पापा मुझे बचा के गए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जाते जाते भी वो आपको बचा के गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव थे, मुझे मैंने तो हर किसी को लगता है कि मेरे पिताजी दुनिया के बेस्ट पिताजी थे, मगर उनकी जान मेरे में थी, तो मैं और मैं भी हमेशा हमारा बॉन्ड बहुत क्लोज था, कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा क्लोज था। अब आपको संगीनों के साये में जीना पड़ रहा है, देख रहे हो चारों तरफ पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मी, आप कहीं जाते हैं तो पुलिसकर्मी, घर में बाहर में पुलिसकर्मी, तो एक जीवन जो है वो बदल गया आपका। अभी मेरे साथ पूरा पुलिस स्टेशन भी जाएगा तो मेरे पिताजी तो वापस नहीं आएंगे, तो ठीक है, सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेना ही है, पर उनके साथ क्यों नहीं थी सिक्योरिटी, वो तो क्वेश्चन मेरे पास था ना। तुमने तो दोनों की मांग की थी, मांग तो दोनों की थी। तो नेता अलग होता है, एक बेटा अलग होता है। एक बेटे की तरफ से मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मुझे नहीं मिले हैं। कब ये सिक्योरिटी की मांग की थी आप? काफ़ी समय से मांग चल रही थी, और मई के महीने में एक ऐसी भी अफवाह फैली थी, जब हम लंदन में थे, एक अफवाह फैली थी कि हमारे घर पे फायरिंग हुई है। तो तभी बहुत सारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मुझे फ़ोन किया था, और मीडिया के दोस्तों ने भी किया था, और मैं तभी पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा था। तब तो हमने बोला नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मगर अगर उस वक्त कुछ अफवाह फैली थी तो ये भी जांच करना ज़रूरी है कि उस अफवाह का बेस क्या था। जो वजह निकल के कई सारी बातें आ रही हैं कि ये वजह होगी, वो वजह होगी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। आप लोगों ने इसके पहले कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उसके खिलाफ आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, विरोध भी किया था। क्या समझ में आ रहा है, क्या पुलिस से कुछ बताया गया कि वजह इसके पीछे क्या है? वजह मुझे नहीं बताया गया है। मैं और मेरे परिवार स्पष्ट शब्दों में यही सोचते हैं कि मेरे पापा की जान लोगों के घर बचाने में गई है। आपने जैसे कहा कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ बाबा सिद्दीकी जी पाए जाते थे। वो ये नहीं देखते थे कि क्या है, कुछ है, अगर अन्याय हो रहा है तो वो लड़ाई लड़ते थे। लगता है कुछ स्क्रिप्टेड है, फिल्मी स्क्रिप्ट के जैसा, कि पहले रेकी की गई, फिर हमला किया गया, फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। लगता है स्क्रिप्टेड है, फिल्मी है सब कुछ। देखिए, ये सारी जो घटनाएं हैं हमने फिल्मों में ही देखी है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी परिवार के दूर के सदस्य के साथ भी ऐसा कुछ हो, और मेरे पिताजी के साथ, मेरे पापा के साथ जो हुआ है, मैं अभी भी हर 10-15 मिनट में सोचता हूँ कि वो ऐसा होता है कि मैं अपने आप को शेक करूँ और पता चले कि पापा है नहीं, वो मैं आई एम नॉट, मैं अभी तक उसको टर्म्स में नहीं लाया कर रहा हूँ। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये तो फिल्मों में ही देखते हैं हम, और फिल्मों में जब देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये चीज़ फिल्मों में होती है, और खुद के पे जब ये गुजरती है तो ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि क्या हम सोच रहे हैं और क्या हम महसूस कर रहे हैं।
ये पहला चुनाव होगा, मतलब पिछली बार आपने चुनाव लड़ा तो आपके पिता थे आपके साथ, उन्होंने भरपूर साथ दिया। अब जब आप चुनावी मैदान में हैं, आपके पिता साथ नहीं है, कैसे इसको कोप अप कर रहे हैं, किस तरीके से आप चुनाव को अप्रोच कर रहे हैं? सर, सिर्फ चुनाव नहीं, पूरी लाइफ कोप अप करना बहुत मुश्किल है। और हर एक मोड़ में क्या है कि मैं जितना भी उम्र में भी बढ़ूं और करियर में भी बढ़ूं, एक चीज थी कि यार चलो कुछ गलत भी कर लिया तो पप्पा है घर पे, तो वो सडन रियलाइजेशन के वो नहीं है अभी, वो थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है 12 अक्टूबर की रात को मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं 20 या 25 साल उम्र से बढ़ गया। एनसीपी ज्वाइन करने के पहले आपने काफी इंतजार किया, क्योंकि उम्मीदें बाकी थी कांग्रेस से कि आपके बारे में सोचेंगे वो और आपको बैंड राइज से फिर से नॉमिनेट करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल से मुझे कहा था कि ये सीट आपको हम नहीं दे सकते हैं, आप वर्सोवा में लड़िए, आप बाइकला से लड़िए, आप इधर से लड़िए, आप उधर से लड़िए। 2.5 साल पहले ही तय? 2.5 साल से मुझे कह रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं दे पाएंगे, मुख्यमंत्री साहब की आपको ये सीट पे नजर है। तो मैं लड़ता रहा, मैं कहा नहीं कि मैं लड़ूंगा, इसी सीट से लड़ूंगा। तो फिर वो कहते थे ठीक है हम देखेंगे। मगर कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसने मुझे डंके की चोट पर कहा कि नहीं जीशान, तेरे लिए मैं लड़ूंगा और तुझको हम टिकट दिलाएंगे। इसलिए तो पिताजी इतने उत्तेजित होकर, इतने उसमें उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि वो देख नहीं पाए कि उनके बेटे पे क्या अन्याय हो रहा है। फिर भी मैं सोचा नहीं, मैंने बोला कि हम टिकट मांगेंगे, ये करेंगे। पिताजी पप्पा के ये होने के बाद बहुत सारे लीडर्स घर पे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनअपोज्ड इलेक्शन करेंगे, आपने आपके पापा के एक ट्रिब्यूट देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, आप टेंशन मत लेना, मगर आप कुछ पोजीशन, आप कुछ फैसला मत ले लेना, ये करना। हम लोग दिल्ली से फोन आया, महाराष्ट्र के बड़े लीडर आए, शिवसेना के लीडर भी हमारे पास आए, सबने कहा कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए। मतलब सबने कहा कि वो कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, आप अनअपोज्ड जीतेंगे। और फिर एक दिन वो SSUBT अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। देखिए, चुनाव लड़ने को कोई डर नहीं है, मगर एक होता है ना कि एक इतनी बड़ी चीज हुई है, ठीक है, चुनाव तो लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, भारी मतों से रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री करेंगे। मगर एक बात होती है कि इस कठिन समय में भी किसी के इमोशंस के साथ खेलना, ये महाविकास आघाड़ी ने बहुत गलत किया। जैसे ही SSUBT ने कैंडिडेट घोषित किया, वरुण सरदेसाई जो ठाकरे परिवार से ही आते हैं, तो आपने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट में देख रहा है, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रेपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं, रिश्ता उसी से रखे जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अब जनता फैसला देगी। सही बात है। कौन थे ये दोस्त महाविकास आघाड़ी के दोस्त थे कि जब पप्पा के साथ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, फोन किया, मगर उनमें से 99% लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की। कहते थे कि ये गलत हुआ, अरे पर फिर क्या हुआ, फिर ये। तो आप ये समझो, आप जब मुझसे भी बात कर रहे हैं तो मैं मेरे बाप का बेटा हूं, उस वक्त अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, कोई लोग तो भाई मैं आपको बोलूंगा इतने भी गए गुजरे हैं कि वो 4 दिन बाद मुझे मिलने आए होंगे और मैं शायद से मैं हर 4 दिन मुझे नींद नहीं आती है, 4 दिन बाद मैं कभी सोता हूं, तो सुबह को मैं कभी मुझे मिलने आए और किसी ने कह दिया कि नहीं अब भी जीशान सोया है, तो वो भी चीज दिल पे ले लिए कि यार मेरे से मिला नहीं। अरे आप ये देखो कि 4 दिन पहले उसने अपने बाप को खोया है। मगर हमदर्दी इस जमाने में लोगों से एक्सपेक्ट करना भी गलत है। मगर इस कठिन मोमेंट में भी जैसे ही मेरे परिवार पे जो गुजरा है, मैंने अजीत दादा से बात की, प्रफुल्ल पटेल जी से बात की, सुनील तटकरे जी ने बात की, इस कठिन समय में भी उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे टिकट दी। बांद्रपूर्व की जनता की आवाज सुनी और मैं अभी लड़ने जा रहा हूं एनसीपी से, और मुझे यकीन है कि मैं अच्छे मार्जिन से। कांग्रेस से जो आपकी नाराजगी है वो सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने सीट जो है वो बोली कि आप चेंज कीजिए, या फिर और भी वजह रही जिसकी वजह से आप इतने नाराज? कांग्रेस से नाराजगी मुझे क्यों है, क्योंकि मेरी पैदाइश एक कांग्रेस पार्टी की फैमिली से में हुई है। मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने तकरीबन 50 साल कांग्रेस को दिया है। फिर भी जब जाके उनका अलायंस शिवसेना उबट्टा से होता है तो उन्होंने हमारे लिए स्टैंड नहीं किया, वो हमारे लिए खड़े नहीं हुए। मैं जब पहले ही हम महाविकास आघाड़ी से हम जब हम चुन के आए थे, जब हमने तो कांग्रेस से चुन के आए थे, शिवसेना उबट्टा को हराया था 2019 में, सिटिंग महापौर थे, और हमने विरोध भी किया था कि महाविकास आघाड़ी नहीं बननी चाहिए, शिवसेना उबट्टा के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है ही नहीं। वर्षा ताई ने भी सबसे ज्यादा विरोध किया था जब कांग्रेस के एमएलए उसको जयपुर लेकर गए थे राजस्थान में।
तो अननेचुरल अलायंस था। उसके बाद जो मुझे परेशान किया गया, सब एमएलएस को फंड मिलता था महाविकास आघाड़ी के, जीशान सिद्दीकी को फंड नहीं मिलता था। मेरे ऑफिस से 100 मीटर दूर ओपनिंग होती थी सरकार की, सीएम साहब आते थे, सब आते थे, मुझे न्योता नहीं मिलता था। तो मुझे टॉर्चर कराने की कोशिश की जाती थी। बात आपने दिल्ली नहीं पहुंचाई राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक? जब भी मीडिया में मैं बात करता था कि अनिल परब साहब और शिवसेना उबट्टा गलत कहते थे, उसके 5 मिनट बाद मुझे दिल्ली से फोन आता था कि जीशान तू क्या कर रहा है, अब भी कि अपना ट्वीट डिलीट कर। मैं कहता था सर ट्वीट नहीं डिलीट करूंगा, मगर आप उनसे बात कीजिए, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जवाब मतदाताओं को देने हैं। अब पूछते हैं कि वो तुमने इतना अभी काम किया है, पहले क्यों नहीं किया? अरे भाई साहब, काम करने के लिए सरकार अगर फंड ही नहीं देवे तो क्या करूं? पूरा कोविड में मैंने खुद के पैसों से दोस्तों के थ्रू अलग किया और कोविड में लोगों की मदद की। सरकार का 1% भी मदद नहीं मिला हमको। आपने एक बार ये भी कहा कि कांग्रेस में मुसलमान होना पाप है, जबकि कांग्रेस ये कहती है कि वो मुसलमानों की रहनुमा है और मुसलमान उसे वोट देते हैं, और आप उसके उलट कहते हैं कि कांग्रेस में मुसलमानों की कदर नहीं है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी एज अ होल मुसलमान विरोधी है। मैंने कहा था कि कांग्रेस में बहुत लोग हैं जो मुस्लिम विरोधी है, और कम्युनलिज्म कांग्रेस में काफी हद तक है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब मेरे पिताजी एनसीपी गए तो मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से निकाला गया। राहुल गांधी से कभी इस बात का जिक्र, कभी आपका 1-on-1 हुआ हो, आप मुलाकात हुई, आपने बताया हो? राहुल गांधी जी तक पहुंचने मिले तो जिक्र करूं ना। राहुल गांधी जी अच्छे आदमी है, राहुल गांधी जी एक ऑनेस्ट आदमी है, मगर उन्होंने ऐसे लोग जैसे अगर आज मुझे अगर आप मिलना चाहते हो, मैं तो बहुत छोटा पॉलिटिशियन हूं या वो हूं, मगर आप अगर मुझसे बात करना चाहे और मेरे आसपास के लोगों को अगर आपने बोला और मेरे आसपास के लोग आपका फायदा उठाए और मुझ तक कभी पहुंचने ही नहीं दे, तो मैं कैसे पहुंचूं? 100 बार राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश की और एक आध सेकंड के लिए मिला भी हूं। जैसे यात्रा में कोई लोग कहते हैं कि यार इसने कहा कि आप मिले नहीं, तो भाई फोटो आता है राहुल गांधी जी को मिलने के लिए, फोटो उसका नहीं आता है कि 1 सेकंड बाद उनके लोग आपको धक्का दे देंगे। बैंड्रा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने वरुण सरदेसाई हैं जो कि ठाकरे परिवार से हैं, वो पूरा जोर लगाएंगे। ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस लड़ाई को, इस फाइट? देखिए, वरुण अपना चुनाव लड़ेगा, वो अपना जोर लगाएगा। मेरे साथ जनता है, तो जनता ही डिसाइड करती है कौन जीतता है, और जनता मेरे साथ है तो भारी मतों से हम जीतेंगे। जनता ने मेरे काम को देखा है जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और जनता ने मेरे परिवार का बलिदान देखा है। बैंड्रा ईस्ट में आप 5 साल विधायक भी रहे, अब फिर से आप वहां पे किस्मत आजमा रहे हैं चुनाव में। क्या नया आप बैंड्रा ईस्ट के लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, तो उनके लिए क्या? देखिए, जो मैं लड़ाई 5 साल लड़ा हूं, मैं और अग्रेसिवली लड़ूंगा उसको। बहुत सारी चीजें थी लोगों को, जब मैं बांदीपुर का आमदार बना तो मैंने देखा कि सब जगह सिर्फ पथरा ही पथरा है, लोगों को घर नहीं मिल रहे, सिर्फ वादे मिलते हैं और वादे से ही उनका पेट भर रहा है, भाड़ा नहीं मिलता है। बहुत सारे जो डेवलपमेंट है बिल्डर लोग ये करते हैं। तब जब महाविकास आघाड़ी में जितेंद्र अवध जी जब हाउसिंग मिनिस्टर थे, मेरी और उनकी तो ट्विटर पे झगड़ा भी हुआ है हमारा। मैं बोलता था सर आप मुझे हाउस पे रिप्लाई नहीं करते हो, बट ट्विटर में आपको टाइम मिलता है, क्योंकि आपके शायद से साहब या कुछ बोलते हैं कि नहीं वो हेल्प करने के लिए। तो मैंने जो लड़ाई लड़ी है, जो लोगों के घर की लड़ाई लड़ी है, वो मैं लड़ता रहूंगा। आपके नॉमिनेशन के दौरान जो तस्वीर दिखी, उसको लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि उसमें सिर्फ एनसीपी के झंडे थे, बीजेपी के झंडे नहीं थे, शिवसेना के झंडे नहीं थे। तो ये सवाल उठ रहा है कि जीशान सिद्दीकी सिर्फ एनसीपी के साथ हैं कि महायुति के साथ हैं? कि मेरी जो नॉमिनेशन रैली थी उसमें मेरे साथ जो है वो तो थे ही, जो मेरे ऑपोजिशन में है वो भी है। अगर आप गौर से देखेंगे तस्वीरें भी है, कांग्रेस पार्टी के विराजमान सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है वो भी उपस्थित थे। शिवसेना उबट्टा के शाखा के उप प्रमुख और वो सब भी थे। राष्ट्रवादी शरद पवार जी की भी लिख थे। सारी पार्टी से, एकनाथ शिंदे साहब से, सारी पार्टी से लोग थे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये दिल का रिश्ता है और पार्टी का रिश्ता नहीं है। अभी आपको बांद्रा ईस्ट भी संभालना और अपने घर में अपनी माता जी, अपने बहन को भी संभालना। मेरे पिताजी बहुत स्ट्रांग आदमी थे, उन्होंने सब कुछ संभाला है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं भी सब कुछ संभालूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीशान जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले जिस तरीके के न्याय की आप मांग कर रहे हैं, और चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।